ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हैं हमारे यहाँ। तो ये है राघव राघव गोयल, who is currently 5-star coder at CodeChef. He is actually expert at code forces. He's a doubt solver at CodeChef, and he's also a problem setter at iMocha. So that's a lot of achievement, guys. So Raghav, you can introduce yourself if I have missed some points. सो हेलो एवरीवन, मैं राघव हूँ, अपना सेकेंड ईयर में हूँ भी। और मैं मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को काफ़ी पसंद है। तो आज हम थोड़ा एक सेशन सा रखें कि 5 स्टार तक की जर्नी के बारे में बताएंगे और बताऊंगा कि कैसे आप भी आ सकते हो। तो 5 स्टार मतलब कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं अभी। मतलब लोगों ने बस सोच रखा है कि मुश्किल है, बट एक्चुअल में इतना मुश्किल होता नहीं है 5 स्टार। Yeah. तो लाइक पहले कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ, तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कैसे शुरू किया था। ओके, सो जब मैं जैसे फर्स्ट सेम में था तो मेरे को किसी ने बताया था कि डीएसए कर लूँ मैं पहले। और उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं। तो डीएसए का सुना तो सोचा कि चलो डीएसए कर लेते हैं। फिर डीएसए करते करते मेरे को पता चला कि अच्छा कॉन्टेस्ट भी होते हैं, इसके अंदर डीएसए जैसी प्रॉब्लम्स है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके देते हैं। मतलब एप्टीट्यूड और डीएसए मिला दो, कुछ कुछ ऐसा है। तो मैंने थोड़े बहुत मतलब 5 ही कॉन्टेस्ट दिए थे जब मैं सेकंड सेम में था कोडशेफ पे। फिर कॉलेज के अंदर ना कॉन्टेस्ट हुआ एक, और उस कॉन्टेस्ट के अंदर जैसे मैं सेकंड आया, मेरे को पता चला फर्स्ट वाला भी बंदा करता था, अपना सीपी करता था। तो मेरे को लगा कि अब मेरे साथ मिल गया सीपी के लिए, अब मैं इसके साथ में लग के स्टार्ट करता हूँ। तो तब तो मेरे को थोड़ा डीएसए मैंने लगभग कर रखा था, और स्टार्ट करते ही मैं 2 महीने के अंदर एक्सपर्ट पहुंच गया। तो मतलब काफी बढ़िया लगा कि यार ये तो मतलब ये चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप डीएसए कर लो, उसके बाद में जब भी सीपी स्टार्ट करोगे ना, आपको 2-3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। ऐसा मैंने देखा बहुत सारे लोग, वरना पहले सीपी शुरू कर देते हैं बिना डीएसए, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है उन्हें, और ना डीएसए की प्रैक्टिस होती ना सीपी की फिट सही से। तो अभी मैं रिसेंटली 5 स्टार पहुंचा हूँ कुछ टाइम पहले, एंड आगे देखते हैं लाइक कितने कुछ। तो एक सबसे ज्यादा पॉइंट लोगों पे आता है कि हम कॉन्टेस्ट रोज देते हैं, बट हमें हमेशा डिव 3 में 2 ही प्रॉब्लम्स हो पा रही हैं, 3 ही प्रॉब्लम हो रही कोड शेफ में। डिव 3 में मतलब ही नहीं जा पा रहे। अब तो डिव 4 भी आ गया, मेरे टाइम पे नहीं था, लेकिन अब पिछले साल के हाफ में शायद डिव 4 भी इंट्रोड्यूस हो गया था। तो यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग जो मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कॉन्टेस्ट रोज देते हैं, तो इसका क्या रीजन है मेन। हाँ, तो लाइक मेरे को तो ऐसा लगता है, जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह में देखा है और लिंक्डइन पे बाकी लोगों को देख रहा हूँ, तो उसमें ऐसा सीन है कि मान लो मैंने 4 हफ्ते पहले एक कॉन्टेस्ट दिया था, 4 हफ्ते पहले। और उसके अंदर मेरे को ए प्रॉब्लम हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी नहीं हुआ। और वो आज की डेट में भी मेरे को डी प्रॉब्लम आता नहीं। तो कॉन्टेस्ट देने का फायदा क्या हुआ मेरे को? लोग मतलब कॉन्टेस्ट तो बहुत सारे दे रहे हो, लेकिन आप फिर प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना, अगर आपको जो चीज नहीं आती उसको अगर आपने सीखा नहीं। तो ये वाली गलती मेरे हिसाब से बहुत मतलब ऐसी है कि अगर आप सिर्फ इस गलती को ठीक कर लोगे ना, अच्छा खासा फर्क आ जाएगा अपना। जैसे 4 स्टार और 5 स्टार है, इनके बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने लग जाओगे, आप 4 स्टार से 5 स्टार पहुंच जाओगे। ऐसे ही 5-6 के बीच में एक क्वेश्चन का डिफरेंस है, 4-3 के बीच में एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो बस मतलब एक गलती सुधारनी है लोगों को। और बाकी तो यही है कि लाइक मान लो मैं अभी 2 स्टार पे हूँ और मैं डीपी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को रेटिंग के मामले में कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं जिस प्रॉब्लम्स पे अटक रहा हूँ उनमें डीपी का क्वेश्चन आने ही वाला नहीं है। वो क्वेश्चन आएगा बाइनरी सर्च का, तो अगर मैंने बाइनरी सर्च को और ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा तो वो ज्यादा चांस है कि मेरे को क्वेश्चन बन जाए कॉन्टेस्ट के टाइम। तो एक गलती है वाली है। मतलब एक गलती नहीं है वैसे सेकंड वाली, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो काम आई जाएगी चीज आगे जाके, अगर आज डीपी पढ़ भी लो। और जैसे आपने अभी बताया कि मतलब आपन को प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो लगभग मतलब एक एवरेज कोडर को कि कितना टाइम लग सकता है, मतलब उसको कितने टाइम लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि उसको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे। एक एवरेज कोडर को कितने मंथ्स कंसिस्टेंट? अब ये जो एवरेज वर्ड आ जाता है ना, ये थोड़ा सा मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते कि अभी आप जब मतलब कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो मोस्टली लोग होंगे जो कॉलेज में आके कर रहे हैं, है ना। तो आपने अपना 12th क्लास से पहले पहले तक में आपकी लॉजिक बिल्डिंग कितनी इंप्रूव हुई है, वो सबके लिए बहुत ज्यादा वैरी कर सकती है।
तो मतलब आप और आपका फ्रेंड दोनों के दोनों हो सकता है कि आज ही कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जो फ्रेंड है उसकी लॉजिक बिल्डिंग आपसे बहुत ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि आप लाइक इतने बड़े हो चुके हो, इतने टाइम से हर कोई बंदा लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव कर ही रहा है फर्स्ट क्लास से भी। तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड बहुत जल्दी आगे निकल जाए, लेकिन आप सेम प्रैक्टिस करो, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। तो हम्म, एवरेज बट तो नहीं लेके चलना चाहिए, आप बस अपने बारे में देखो हम्म। कि जितना भी टाइम लग रहा है आपको बस करना है, क्वेश्चन करना है तो करना ही है। ओके, अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन अलाउ करते जाऊँ, ठीक है? तब तक wait a second. ओके, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत टाइम से हैं, आप प्रॉब्लम सेटर भी हो और आपने डाउट भी सॉल्व किए हैं, तो मतलब आप किसको एज अ बिगिनर प्रेफर करते हो? मतलब कोड शेफ स्टार्टिंग से ही करना चाहिए कि कोड फोर्सेस करना चाहिए? कोड फोर्स मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि जैसे आप पहले ना कोड से स्टार्ट कर सकते हो। कोड फोर्सेस पे क्या है, अपना मिनिमम डिफिकल्टी जैसे 800 वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हम्म, अपने कोड शेफ के 1200 के करीब के मान सकते हो। कोड शेफ के 11-1200 डिफिकल्टी वाले प्रॉब्लम्स के लेवल के होते हैं वो भी। तो हम्म, अगर जो बिल्कुल ही बिगनर है अभी, हो सकता है कि आप पे ज्यादा अच्छे से सिंटेक्स मतलब बस सिंटेक्स वगैरह ही आता है और लॉजिक बिल्डिंग ज्यादा अच्छी है नहीं, तो हम्म, कोड शेफ पे एटलीस्ट आप कुछ प्रॉब्लम्स कर तो पा रहे होगे। कोड फोर्सेस पे हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे कि यार मैं हर तीसरी प्रॉब्लम पे फंस रहा हूँ। तो हम्म। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले कोड शेफ स्टार्ट करो, और जब आप लगभग डिव 3 अपना डिव 2 में पहुंच जाओ, उसके बाद कोड फोर्सेस भी स्टार्ट कर सकते हो बढ़िया से। ओके, मैंने एक जन को अलाउ किया स्पीक करने को, आप पूछ सकते हो अगर आप कुछ पूछ। एंड ऑल्सो हेलो, नीतीश मैं as well. एलिजिबल हूँ। या हेलो। आप ऑडिबल। सर एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि मतलब जैसे हम लोग दो टाइप से लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। जैसे अगर मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट किया है, मैं आज किसी एक डेटा स्ट्रक्चर को कवर करता हूँ, देन मैं उसके क्वेश्चंस जाके कोड शेफ पे सॉल्व कर रहा हूँ। या फिर मैं दूसरा अप्रोच कर सकता हूँ कि पहले मैं अपने पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स जो मेरे नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं कैसे उनको बिल्डअप करना है, फिर जो भी अपने बेसिक एल्गोरिदम्स हैं पहले पूरा ऐसे ग्राफ तक पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर कर लूँ और फिर देन वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूँ। तो कौन सी अप्रोच बेटर रहेगी? अब इसके अंदर ना मतलब मैं एक साइड तो चूज नहीं कर सकता वरना वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि काफी लोगों ने ऐसा कहा है कि स्टार्ट कर दी सीपी स्टार्ट कर दो, मतलब अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है, तो उसके खिलाफ तो मैं नहीं बोल सकता। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले मैंने क्या करा, पहले डेटा स्ट्रक्चर्स करें। और मैंने कहा कि पूरा ग्राफ अपना ट्राई पढ़ो, नहीं अपना अगर आपने मैप सेट प्रायोरिटी क्यू आ गया, आपको बाइनरी सर्च वगैरह की एल्गोरिथम्स आती हैं, और आप बिल्कुल अपना लिंक लिस्ट और ट्रीज पे स्टार्ट कर रहे हो, भी ट्रीज आपने स्टार्ट कर दिया, तो आप इस टाइम पे आपको बेसिक बेसिक स्ट्रिंग वगैरह के क्वेश्चंस करने हैं, हैशिंग के करने हैं, और सॉर्टिंग से रिलेटेड आपको अगर ये करने आ गया, आप सीपी स्टार्ट कर सकते हो। कि मोस्टली क्या है ना, आपको डीपी भी नहीं करने की जरूरत। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ना एक भी प्रॉब्लम नहीं करा था डीपी का सॉल्व। डीपी ट्रीज लिंक लिस्ट ये वाले कॉन्टेस्ट के अंदर एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था, और मैं मतलब अपने बेसिक जो बाइनरी सर्च है, हैशिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, सिर्फ इन इनको कॉन्टेस्ट में करके कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट पहुंच गया था। और हम्म, अभी के टाइम पे भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर आपने नंबर थ्योरी पढ़ा है और ये सर्चिंग सर्चिंग सॉर्टिंग और ये हैशिंग वाले बस ये कंसेप्ट पढ़े हैं, तो आप बाकी अपने आईक्यू के बेस पे जा सकते हो एक्सपर्ट तक। और कोड शेफ पे भी आप 1900 रेटिंग तक चले जाओगे इसके बेस पे। कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं डीपी के या फिर ट्रीज के बेसिक लेवल वाले, जो स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रखे हैं अगर 5 स्टार पहुंचना है। बाकी अगर किसी का आईक्यू ज्यादा अच्छा हो सकता है वो इनको बड़े बनाई चला जाए। ये तो तो आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रियांश अग्रवाल की वीडियोस में एकदम एक्सट्रीम जो होते हैं कि वो चले जाएंगे, मतलब एक बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? कि वो हाँ। डीपी शुरू कर देंगे, अभी उन्होंने 2 स्टार भी नहीं हुए, उन्होंने डीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। वो एक ट्री के टॉपिक शुरू हो गए, वो ग्राफ पढ़ने लगे, लेकिन और अभी वो 2 स्टार भी नहीं पहुंचे। तो वो तब मेरे हिसाब से, और प्रियांश अग्रवाल ने भी कहा था कि एक तरह का मतलब टाइम वेस्टेज, कि आप अपने इनिशियल फेज में अभी एडवांस टॉपिक्स मत चूज करो, राइट? हाँ मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं कि बिल्कुल टाइम वेस्ट है, बट कॉन्टेस्ट के अंदर अगर आप रेटिंग की बात कर रहे हो ना, रेटिंग में आपको फायदा नहीं मिलेगा उसमें। बिल्कुल थोड़ा बहुत जो फायदा मिलेगा वो इस चीज का मिलेगा कि आपने ट्रीज पढ़ रहे थे और कोई कंसेप्ट सीख लिया जो आपके क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, बट ट्रीज का क्वेश्चन नहीं आएगा और ट्रीज के एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर वो सब नहीं आने वाला।
एटलीस्ट 5 स्टार के लेवल से नीचे तो नहीं आएगा, 4 स्टार पे भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल मतलब अपना डीएसए स्टार्ट करो, बेसिक एरे, स्ट्रिंग्स, हैशिंग, बाइनरी सर्च हो गया, और थोड़े बहुत ये जो सेट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, पैरिटी यूज होते हैं, इनकी कुछ क्वेश्चंस कर लिए, और अपना कुछ टॉपिक्स जैसे 2 पॉइंटर्स होता है इसको पढ़ लिया, एक होती है स्लाइडिंग विंडो, इनको पढ़ लिया। बस अगर इतने कंसेप्ट्स भी सीख लोगे ना तो आप अपना मजे से शुरू कर सकते हो सीपी। और एक नंबर थ्योरी वाला कंसेप्ट है जिससे एलसीएम हो गया, जीसीडी हो गया, ये डीएसए के अंदर यूजली लोग नहीं पढ़ाते क्योंकि डीएसए क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, बट सीपी में यूज होता है, तो इनको और पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं रिसोर्स में बताऊं तो लव, जानते हो क्या आप, LUV एक चैनल है, बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने सीपी की प्लेलिस्ट बनाई थी, उसका जो नंबर थ्योरी वाला पार्ट है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने वहीं से सीखा था, बिल्कुल बेसिक्स एकदम प्यार से पढ़ेंगे, और इनफ है, मतलब इनफ से भी ज्यादा ही है, 5 स्टार तक की तो इनफ था, उतने भी कंसेप्ट सारे यूज नहीं होते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ सो मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं ज्यादातर डेवलपमेंट साइड पे फोकस करता हूँ जनरली, बट अभी इंटरव्यूज के लिए एंड ऑल डीएसए करना ही पड़ेगा। सो सीपी को कितना वेटेज देना चाहिए, मतलब कितना टाइम देना चाहिए अगर मुझे एक इंटरव्यूज के लिए करना है तो? इस सवाल का मैं शायद सही से जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि लाइक मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी और मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं अभी, तो एक्सपीरियंस तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें बता सकता हूँ इस बारे में। तो जितना मैंने सुना है उसके बेस पे ना सीपी से लाइक आपको इंटरव्यूज में सीपी नहीं पूछ रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीपी कर रहे हो आपको इंटरव्यू में डायरेक्टली काम है, इनडायरेक्टली काम आ सकती है, क्योंकि सीपी के अंदर क्या आपको हर कॉन्टेस्ट में नए नए प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं और स्पीड पे भी आपका फोकस ज्यादा हो रहा होता है, तो थोड़ा सा आदत में रहता है कि मेरे को जल्दी प्रॉब्लम करना और नया प्रॉब्लम कैसे कैसे अप्रोच करना है, तो उस मामले में फायदा होगा, लेकिन वैसा डायरेक्ट फायदा नहीं होता। अब मैंने कभी इंटरव्यूज दिए नहीं है तो मैं लाइक कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, थैंक कोई यू। गलत ना बोल दूंगा। सर मुझे थैंक एक और कंसर्न था, जैसे मैं अभी है ना रिसेंटली ग्राफ्स तक पहुंच गया हूँ डेटा स्ट्रक्चर में, बट आई जनरली फील कि जो मेरा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। मतलब जैसे एप्टीट्यूड के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आते हैं ना वहाँ पे मुझसे लॉजिक उतना इजीली लगता नहीं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो मुझसे सॉल्व भी नहीं होते। तो क्या मुझे अपना पैरेलली अभी अपने एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना चाहिए, या फिर जो मैं डेटा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ उसी पे कंसंट्रेट करूँ? एप्टीट्यूड तो ना लाइक ऐसी चीज है कि मतलब इतना इजी नहीं है अपना इम्प्रूव करना, इंटेलिजेंस भी अगर इम्प्रूव करना है तो वो इतना इजी नहीं है। एक चीज आप ऐसा कर सकते हो कि अपना अगर आपको एप्टीट्यूड के लिए करना है तो सीपी के ना अपना कोड फोर्स, इस पे जो 1000-1200 के लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, 1000-1200 ज्यादा ऊपर जाने की नहीं है ना, सिर्फ 1000-1200 वाले प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत करोगे तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। बाकी अपने एरे, स्ट्रिंग्स वगैरह की बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं स्टैंडर्ड वाले, उनको कर सकते हो। और अगली चीज, जब भी कोई प्रॉब्लम करते हो ना तो ऐसे समझ लो कि यार ये कॉमन सेंस होना चाहिए मेरे लिए, कल को किसी बड़े प्रॉब्लम में मेरे को यूज में आ रहा है तो मेरे को ऐसा लगे कि यार ये तो कॉमन सेंस है, ये तो मेरे को करना ही है, सोचना नहीं पड़ रहा उसके लिए, बस प्रॉब्लम देखो और देखते कि अच्छा इसमें तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करने का ट्राई करना जो भी प्रॉब्लम कर लिया। और डीएसए के अंदर जो भी पढ़ने की चीजें वो तो पढ़ ही लो धीरे धीरे, जैसे कभी किसी दिन बैठे और एक आध दो वीडियो देख लिए, फिर एक आध दो वीडियो और देख लिया, ज्यादा एल्गोरिथम्स है नहीं तो आपका 2 हफ्ते में निकल जाएंगी पूरी। भैया एक और लास्ट क्वेश्चन था। एक्चुअली वो है ना, वो थोड़ा ट्यूटोरियल्स देखने वाला जो लूप रहता है ना, मैं वहां पे फंस जाता हूँ कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अपने वो जो रहते हैं ना मीडियम से थोड़ा सा ऊपर वाले, मतलब हार्ड लेवल तो नहीं कहूंगा लेकिन मीडियम से थोड़ा सा ऊपर वाले, वो वाले क्वेश्चन मैं ट्राई कितना भी कर लूँ वो होता ही नहीं, और फिर एकदम से ट्यूटोरियल देखने की आदत पड़ गई, तो अब वो ऐसा ट्यूटोरियल वाला लूप सा बन गया है ना कि अब मैं उतना ट्राई भी नहीं करता हूँ, लिटरली ट्यूटोरियल की तरफ शिफ्ट कर लिया, देख के वापस से ट्यूटोरियल से खुद से कोड कर लिया। तो वो एक बेटर अप्रोच है कि नहीं, मतलब ट्यूटोरियल इतने देखना भी चाहिए कि? देखो ट्यूटोरियल देखने से आपको फायदा क्या है ना, मतलब प्रॉब्लम अगर हो भी जाए तो भी एक आध दो तो देख लेने चाहिए कि जिनके 100% 90% बीट कर रहे हैं उन लोग के आंसर्स देख लो, कुछ नया सीखने मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि कोई प्रॉब्लम देखो और देखती है उसका आंसर देख रहा हूँ, पहले एटलीस्ट 10-15 मिनट लगाओ, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, एटलीस्ट 10-15 मिनट की कह रहा हूँ
कि इतना लगाओ और जो जो चीजें दिमाग में आ रही है ना सिर्फ उन सबको सोच लो, चाहे पूरा ना सोचो बट ये सोच लो कि मेरे को ये चीजें दिमाग में आ रही है। फिर जब सॉल्यूशन देखोगे तो ये बताना कि अपने आप से पूछना कि क्या जो चीज मेरे को सोचनी चाहिए थी वो चीज दिमाग में आई या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अगली बार आइडिया रहेगा कि यार ये वाली चीज दिमाग में आती है बट मैं सोचता नहीं हूँ, ये वाली चीज पे और सोचना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस गेन को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो ही रहा है। अब हर चीज करनी है, लाइक ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हर क्वेश्चन पे 1 घंटा दिखा रहे हो। 1 घंटा डालोगे तो उसमें टाइम मतलब इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं रहेगी। सीधा सीधा सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको आदत नहीं रहेगी अपना ज्यादा सोचने की। तो थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। अब मतलब कैसे भी करोगे कहीं ना कुछ बेनिफिट हो ही रहा होगा हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ज्यादा टाइम लगाते हो तो बुरा कर रहे हो, बस सारी चीजों में बैलेंस बनाने का ट्राई करना। राइट। और अच्छा किसी और को कहूंगा, डाउट? हाँ मैं एक चीज और कहूंगा, लाइक जब आप कोई कॉन्टेस्ट देते हो ना और आपको मान लो ए बी और सी प्रॉब्लम हुआ, तो अपने आप को इस बेस पे जज मत करना कि कितने प्रॉब्लम आपके पास कॉन्टेस्ट के टाइम है। ये सोचो कि अगर आप मतलब आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये चीज सोचो, अगर मैं अब इस कॉन्टेस्ट को दोबारा दूंगा तो अब मैं किस लेवल पे हूँ। अपने आप को ये देखो कि मेरे को जाना किस लेवल पे और मैं कॉन्टेस्ट के बाद अब सॉल्व करके किस लेवल पे हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कैंडिडेट मास्टर बनना है तो आपको हर कॉन्टेस्ट में 4 4 प्रॉब्लम करने पड़ेंगे डिव 2 के। लाइक 4 तो करने पड़ेंगे डिव 2 के, 3 में बहुत रेयर केसेस रहते हैं कि ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड है। तो आपके पास मान लो कॉन्टेस्ट के टाइम पे डी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सी तक ही हुआ। अब कॉन्टेस्ट के बाद में सोचा यार आपको कैंडिडेट मास्टर पहुंचना है तो डी करना पड़ेगा, तो अब उसे अब सॉल्व करना है। अब ई वाला प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जहां जाना है उसके लिए नहीं है अपना, मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसे। तो उन प्रॉब्लम्स को छोड़ सकते हो। अनसपोर्टेड यूजर को भी मैंने अलाउ कर दिया है। ओके, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको पूछना हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी मैं सेकेंड सेम में हूँ, तो कहाँ तक डीएसए करना चाहिए, उसके बाद सीपी स्टार्ट करूँ? डीएसए ना एटलीस्ट जैसे मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि अपना जो ट्रीज हो गया, ग्राफ्स हो गया, ट्राइज हो गया, इनके पीछे पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैप के, सेट्स के, प्रायोरिटी क्यू के हो गए, स्लाइडिंग विंडो हो गया, 2 पॉइंटर्स हो गया, हैशिंग क्यू हो गए, ये वाले के सारे कर लेना। जो बेसिक बेसिक इजी इजी वाले हैं क्योंकि ये वाले से आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। हार्ड वाले से वो फिर ऊंचे लेवल पे आ रहे होते हैं, जैसे 5 स्टार वाले बंदों के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हो रहे होते हैं ट्रीज वगैरह यूज। अगर आपको शेफ पे रेटिंग देखोगे ना तो ट्रीज के क्वेश्चन आपके यूजली 2400 2500 रेटिंग में होते हैं, आपकी 2000 रेटिंग के करीब में बहुत रेयरली आते हैं। और अगर आप 2000 रेटिंग तक के प्रॉब्लम्स हर कॉन्टेस्ट में करते जाओगे तो 4 स्टार तो आराम से पहुंच ही जाओगे। 5 के लिए थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको 4 स्टार तक तो पहुंच सकते हो बिना ट्रीज के भी। तो मैं वही राइट। रिकमेंड करूंगा कि जब ट्रीज वगैरह पे आ जाओ उसके बाद आप सीपी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो और अपना डीएसए भी कंटिन्यू रखो। और जब डीएसए पूरा हो जाए उसके बाद में सारा का सारा फोकस आप अपना सीपी पे लगा सकते हो कुछ महीनों के लिए। फिर डेफ वगैरह के लिए ब्रेक ले सकते हो, ये डेफ करना है तो सीपी से ब्रेक ले लिया। थैंक यू सर। या तो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों के क्वेश्चंस होते हैं सीपी के बारे में कि राइट कि आप 5 स्टार बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे कोर फोर्सेस में, तो क्या हम मतलब डेव को कैसे साथ ही साथ सीपी के साथ हम मैनेज करें? क्योंकि अगर हमको सीपी में इंटरेस्ट है तो क्या हमको किस तरह से डेवलपमेंट को मैनेज करना चाहिए? लाइक मैंने जो चीज करी है और जो मैंने चीज पारिक जैन को भी कहते सुनी है वो ये है कि एक टाइम पे ना जैसे मैंने डीएसए करा, फिर डीएसए के बाद सीपी करा। सीपी के लिए मैंने निकाल लिया कि मेरे को इतने महीने सीपी करना है। फिर मैंने उसके बाद में ब्रेक लेके कि मैं सीपी नहीं मैं डेव करूंगा। सीपी साइड बाय साइड कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, कोड शेफ पे कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, मैं बाद में आता हूँ उसके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स करता हूँ, फिर अब सॉल्व करता हूँ। एक प्रॉब्लम कर लिया बेशक, या चाहे ना ही कराओ, बस जितना आता उतना कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अपना मेन फोकस एक ही जगह पे रखो, जैसे डेफ पे रख रही हूँ। बाद में फिर आपने और दोबारा से कि 3 महीने में दोबारा सीपी करूंगा, फिर उसके बाद मैं डेफ करूंगा। इस तरह से करना। अगर एक ही साथ में डेफ भी करना है सीपी भी करना है, दोनों में सवार हो गए तो वहां पे दिक्कत आती है। क्योंकि आप या तो डेफ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, आपको प्रोजेक्ट बनाना और वो
2 हफ्ते से उधर ही अटके पड़े हो, या फिर आप अगर सीपी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे तो मतलब पुराने कंसेप्ट भी भूलने लगोगे, फिर मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे तो फायदा क्या है उसके लिए टाइम निकालने का। एक ही जगह पे करो, उस जगह पे अच्छे से आगे बढ़ो। एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन? हाँ, रिया को क्वेश्चन है, 1 सेकंड में इसको अलाउ करता हूँ। ओके रिया, यू कैन आस्क। Okay, no, Riya, it's Roshni from EPI, first year. समझ नहीं आया, एक बार दोबारा कहोगे? Yeah, I'm from first year. तो हमारा फर्स्ट सेम तो पूरा टाइम पास में ही चले गया है। तो मुझे बस इतना बताओ, आपने कोडिंग कब स्टार्ट की थी? मैंने पिछले साल मार्च में स्टार्ट की थी अपनी C++। उसके पहले मेरे को बिल्कुल बेसिक फिबोनाची नंबर निकालना, तो बस इसी लेवल पे था मैं। अपना मार्च में स्टार्ट किया मैंने, कोडिंग ब्लॉक से कोर्स लेके स्टार्ट किया था। कोर्स लेने का पॉइंट ये था कि मैं बीच में रुकूंगा नहीं, कोर्स चल रहा है तो मैं साथ साथ चल ही रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को भरोसा भी नहीं था कि सीपी में मतलब मैं कोडिंग में मेरे को इंटरेस्ट कितना आएगा, तो मैंने कोर्स ले लिया था तब तो। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है कोडिंग, आपको लगता है कि बिना कोर्स के भी आप सीधे सीधे चल सकते हो, तो कोर्स लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आपके पास में जैसे अभी तो फर्स्ट ईयर अगर आपका खत्म होने वाला है, तो आपके क्लास में फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे जो ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं, आपसे थोड़ा आगे हैं। तो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर अगर सीनियर्स को जानते हो उनसे पूछ सकते हो। अगर किसी को नहीं जानते तो आप एक बार को कंसिडर कर सकते हो कि कोर्स लोगे तो आपको एक टीए मिलेगा जो आपकी हेल्प कर रहा है, जिससे आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो उस केस में कंसिडर कर सकते हो। बाकी फ्री रिसोर्सेज बहुत हैं आज के टाइम में। ऑलराइट, तो एक लैंग्वेज में कितना टाइम लगा था आपको? एक लैंग्वेज में कितना टाइम लगाना है, लाइक ये क्वेश्चन था ना, आपने कितना टाइम लिया था एक लैंग्वेज सीखने में? लाइक मैंने लैंग्वेज तो एक ही करी है, मैंने C++ किया, उसमें डीएसए करा, और बस एक ही लैंग्वेज बहुत है ऐसा सुनते हैं अब तक तो। ऑलराइट, इस बात से मैं एग्री करूंगा कि जैसे आपने बोला कि C++ आपने किया था, मेजॉरिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोडर C++ ही चूज करते हैं। हाँ, अगर जावा और C++ में एक चूज करना हो, अभी तक ना करा हो, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की साइड जाना है तो C++ को करना, क्योंकि उसमें आपको ना, अगर आप किसी ग्रैंड मास्टर का कोड खोल के देख रहे हो तो चांस बहुत ज्यादा है कि उसने C++ में करा होगा। तो काइंड ऑफ बेटर है जावा में कर रखा है, आपको उस तक कि उसका कोड समझना आ रहा हो कि उसने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रखा है जो C++ में अलग सिंटैक्स है, जावा में अलग सिंटैक्स है, तो आपको समझने में थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, C++ में कम लगेंगे कंपैरेटिवली। तो अगर कॉम्पिटिटिव की साइड जाना तो C++ को एक रीजन ही है, बाकी और भी रीजंस हैं कि फास्ट है वगैरह, वो आगे के लेवल पे जाके आपको काम आएंगे। स्टार्टिंग में तो ज्यादा काम नहीं आता है। मतलब अगर C++ में सिंपल क्वेश्चन पे बिग ऑफ एन लग रहा है तो जावा में भी जहाँ तक बिग ऑफ एन ही लग रहा होगा, लॉग एन की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ओके, थैंक यू। और कोई questions? Some people joined right now. Shashwat, Let me ask one thing. yeah, you can ask. YouTube से करो तो चलेगा ना? लाइक आई एम डूइंग जावा फ्रॉम कोड विथ हैरी। कोड विद हैरी का मतलब मैंने जितना देखा ना वो कंप्लीट नहीं है। अगर कोड विद हैरी का कर रहे हो तो उसमें बहुत बेसिक सी चीजें हैं सिर्फ। अगर आपको अच्छे लेवल पे करना है, डीएसए करना है ना, तो टेक यू फॉरवर्ड काफी बढ़िया चैनल है इंग्लिश के लिए, और हिंदी में देखना है तो लवगुबर का देख सकते हो। मैं तो ये दोनों रिकमेंड करता हूँ, दोनों के दोनों C++ में करेंगे मेनली। जावा के लिए भी और चैनल्स हैं लेकिन मुझको नेम्स याद नहीं है उनके। इसके लिए भी मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन था, तो यही था कि आपने मतलब सीपी जर्न में कौन कौन से चैनल्स और कौन कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्क्रैच टू टिल नाउ, राइट? हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने सबसे पहले तो जब डीएसए स्टार्ट किया था, मैंने एक कोर्स लिया था कोडिंग ब्लॉक्स का।
तो उसके अंदर मैंने बेसिक डीएसए सीख लिया था, हर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब बहुत एडवांस में नहीं सीखा था, तब बेसिक ही सीखा था। और उसके बाद मैंने सीपी के लिए एक है लव का कोर्स है, मैंने लव की पहले तो नंबर थ्योरी पढ़ी थी, उसी को पढ़ते पढ़ते मैं आ गए थे एक्सपर्ट तक। उसके बाद फिर डीपी की भी अच्छी है, डीपी के लिए आप जा सकते हो टेक यू फॉरवर्ड पे। और ट्रीज और ग्राफ्स के लिए सीपी के लिए लव वाली काफी रहेगी। बाकी आपको डीएसए सेंट्रिक क्वेश्चंस करने हैं, इंटरव्यू सेंट्रिक करने हैं, तो अगेन टेक यू फॉरवर्ड या लव पर भी किसी की भी जा सकते हो। और मेन तो जैसे खुद से प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा करोगे वहां पे ज्यादा फायदा होता है। आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सीख रहे होगे, आप बाकी कंसेप्ट भी सीख रहे होगे। काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो प्रॉब्लम देखो और ये सोच लेते हैं कि मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना सीखना, आपको उसमें कंसेप्ट सीखना है। आपको ये चीज सीखनी है कि मेरे को इस चीज की नीड है, तो मेरे को ऐसे में ये वाली एल्गोरिथम स्ट्राइक करनी चाहिए। ये चीजें आपको सीखनी है, ये आपको बाकी क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। सिर्फ डीएसए मतलब सिर्फ इंटरव्यू के लिए देख लो तो शायद काम आ जाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही पूछ रहे होते हैं। बाकी सीपी के लिए तो मोस्टली कंसेप्ट पे फोकस करना है। इस चीज में मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने रिसोर्सेज की बात की, तो एक कुछ वेब में अगर अपन रिसोर्सेज सर्च करें तो एक सीपी एल्गोरिथम्स बहुत अच्छी वेबसाइट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर रिकमेंड करते हैं। दूसरा एक हो गया कोड फोर्सेस के ब्लॉग्स हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा जीएफजी आर्टिकल्स, ये तो सब जानते हैं। और एक लीड कोड के भी कुछ डिस्कस सेक्शन में कुछ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं, तो वहां भी हम अपन मतलब चीजें लर्न कर सकते हैं। हाँ, लीड कोड पे ना आप अगर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे, लीड कोड की एक बात बहुत अच्छी है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस पे जाओगे ना, हर क्वेश्चन पे आपको एक ना एक डिटेल्ड आंसर जरूर मिलेगा। और वो डिटेल्ड आंसर डालने वाला बंदा भी खुद में बहुत तगड़ा होगा, तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी कि यार मतलब कौन बंदा डाल रहा है। काफी बार जीएफजी पे आपको ऐसा मिल जाता है कि उसमें जो कोड लिख रखा है उसके अंदर कुछ एरर वगैरह हो, मतलब कोड चल रहा है बट उसमें अच्छा नहीं है, या फिर कुछ दिक्कतें मिल जाए, कोई एल्गोरिथम है उसमें कुछ एज केसेस मिस हो रहे हो। लीड कोड पे आपको ऐसी गलतियां भी नहीं मिलती। और सीपी एल्गोरिथम्स को स्टार्टिंग में छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप लब वगैरह को देख रहे हो ना, उसमें वो इजी पार्ट सिखा देंगे आपको। हार्ड पार्ट्स के लिए बाद में आ सकते हो, जब 5 स्टार पे आ जाओ उसके बाद सीपी एल्गोरिथम्स की तरफ देख सकते हो। और एक स्ट्राइवर की A to Z शीट है, उसको फॉलो कर सकते हो। दैट रीजन आई एम लाइक, मैं सिर्फ एक स्ट्राइवर वाली रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि उन्होंने सबसे लेटेस्ट डाली है। लव बब्बर की प्लेलिस्ट, मतलब लव बब्बर की डीएसए शीट देखोगे या फिर स्ट्राइवर की एसटी शीट देखोगे, तो उस सब के बाद में डाली है स्ट्राइवर ने, तो ऑब्वियसली वो दोनों ही चीजें देख के डाली होंगी, तो एकदम मतलब सब कुछ कवर्ड है। एक सर मेरा एक डाउट मेरा यही था कि अपन को जो डीएसए शीट उठानी है, ये अपने को कब उठानी है? एक बार ऐसे पूरा डेटा स्ट्रक्चर को कवर अप करने के बाद, कि पैरेलल जिस डेटा स्ट्रक्चर पर मैं चल रहा हूँ उसी टाइम पे उसको उसके क्वेश्चन सॉल्व करना? ये पैरेलल में करोगे तो बेटर है। पूरा करोगे तो होगा क्या ना, आपने मान लो एरेज पढ़ा और आप सोच रहे हो कि क्वेश्चंस बाद में प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन फिर जब एरे के बाद स्ट्रिंग्स में आपको पता चलेगा कि यार मेरे पे तो एरे ही ढंग से नहीं आता अभी, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए ऐसा है कि एरे पढ़ा तो एक बार एरे के क्वेश्चंस लगा लिए, सारे लगाने जरूरी नहीं है, 5 साल भी करोगे एटलीस्ट आगे के टॉपिक्स पे जा पाओगे। अगर बिल्कुल नहीं करोगे तो आगे के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएगा कि बेसिक्स क्लियर नहीं है। और ये मैंने बहुत लोगों को फेस करते देखा है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, फिर आगे जाके लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर ट्रीज में प्रॉब्लम आ रहा है। सर आप मुझे ग्राफ्स की प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक अच्छा सा रिसोर्स या फिर चैनल बता सकते हैं, पर्टिकुलर सिर्फ ग्राफ्स के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था। टेक यू फॉरवर्ड ने बहुत अच्छे से करा है, एकदम एक लेवल ऊपर जाते जाते। तो अगर आपने एक वीडियो देखा, आप पे मान लो क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन आपने उधर वीडियो से सीख लिया, तो बहुत ज्यादा अच्छा चांस है कि अगला जो क्वेश्चन वो करा रहे होंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप आ रहा होगा तो हो सकता है कि वो आपको खुद ही हो जाएगा। तो इससे मतलब आप खुद से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व ज्यादा कर पा रहे हो। और पूरी एंड रिकर्जन के लिए भी प्लीज सर, प्लीज रिकर्जन के लिए भी अलग से मुझे एक प्लेलिस्ट बताइएगा। सेम चैनल टेक यू फॉरवर्ड का चैनल में मतलब सब कुछ है, बस अभी बेसिक्स की कुछ बीच का पार्ट है जो अभी वो डालने वाले हैं, बस वो मिसिंग है। जितना उन्होंने डाला एकदम A1 है बिल्कुल।
टॉप नॉच कंटेंट है। इसको मैं भी पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि जैसे जब मैं भी ग्राफ कर रहा था BFS DFS ड्राइवर से, तो जब मैंने एक बार प्रॉपर वीडियोस का देख लिया था, उसके जस्ट के जो बाद वाले वीडियोस है जिसमें बस थोड़ा सा प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अलग थी, तो अपने आप हो रहे थे। तो ये एग्री करता हूँ कि अगर आप एक भी कोई टॉपिक अगर पकड़ोगे, उसका बेस आपने पकड़ लिया, चाहे आप टेक यू फॉरवर्ड से हो या किसी भी चैनल से हो, तो आपसे हाईली चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन बन ही जाएगा। और जो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, वो बहुत कम आएगा। मतलब एक प्रॉब्लम करा, फिर अगला कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। शुरू में क्या है, अगर मान लो मैंने ग्राफ्स आज स्टार्ट करा तो मेरे को उससे कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने पे कि मेरे पे प्रॉब्लम्स हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मैं देखते ही डर जाऊँ, वो वाली चीज भी निकल जाएगी। और एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा, लाइक मैं स्ट्राइवर की अगर सीरीज रिकमेंड कर रहा हूँ ना, ऐसा मत करना कि आज मैंने मान लो सेकंड क्वेश्चन देखा, मेरे पे सीख लिया, फिर मैंने थर्ड वाला की भी वीडियो देख रहा हूँ, फिर फोर्थ की वीडियो देख रहा हूँ, फिर फिफ्थ की। पहले प्रॉब्लम खुद से अटेम्प्ट करना, अगर हो जाए तो सीधा का सीधा स्ट्राइवर के कोड पे जाके देख सकते हो कि उन्होंने सेम करा है कि अलग करा है। अगर अलग करा होगा तो उधर आपको हो सकता है सीखने मिल जाए कि इस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे तो एरर का चांस कम है। सीधा कोड देख सकते हो जिन प्रॉब्लम्स आप पे खुद हो जाए, और जो नहीं हो रही उनका आप इंट्यूशन देख सकते हो। एक पर्सन है जिसका मेरे को अभी DM आया है, बिकॉज ही कांट स्पीक बिकॉज ऑफ सम माइक इश्यूज, तो वो ये कह रहा है कि ऊप्स का क्या CP में यूज होता है? ना, उसका सीपी के अंदर ना बिल्कुल मिनिमल यूज है। आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स पता होंगे जो कि ग्रुप्स में ही है, काउंट होता है guess। मतलब बस इतना ही काम है। आपको क्लासेस बनानी आ रही है और उसके अंदर अपना कंस्ट्रक्टर बनाना आ रहा है, बाकी का सारा तो बिल्कुल सेम सेम सही है। पब्लिक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, हम इतना ही काम होगा उसमें। राइट राइट। बाकी इंटरव्यू के लिए काम मतलब पढ़ना पड़ेगा। हाँ वो तो है। और कोई क्वेश्चंस? क्योंकि अगर जो लोग बाद में आए, आप अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो हैंड रेस करके। लेट्स सी। एक और क्वेश्चन है, ही इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो वो ये कह रहा है कि हम CPP ही क्यों यूज करें, हम रस्ट और मोजो क्यों नहीं यूज कर सकते? वही वाला वो ऐसे पॉइंट कवर किया गया था कुछ देर पहले। लाइक जस्ट इमेजिन कि आप रस्ट कर रहे हो, मान लो कि आपने रस्ट किया, सीपीपी नहीं करा स्टार्ट। अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व मतलब कॉन्टेस्ट दिया, ए और बी कर लिया, सी वाला आप पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सी प्रॉब्लम आप मतलब लॉजिक आ गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब आप उसको रस्ट का कोड जब देखोगे तभी चांस है कि आपको समझ आए आपकी गलती क्या थी। आपको हर जगह पे सीपीपी की कोड देंगे, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे कोड में क्या गलती है ना। लेकिन सीपीपी कर रहे हो तो आपको चांस इस चीज का ज्यादा है कि आपके जैसी इम्प्लीमेंटेशन किसी और ने कर रखी हो जिसने वो एरर नहीं कर रखा, आपको वो कोड मिल जाए और आपको समझ आ जाए कि हाँ मेरे को अगली बार से ये वाली गलती नहीं करनी इम्प्लीमेंट करते हुए। और जो आपको सपोर्ट मिलेगा कि यार मतलब C++ के अंदर पूरा HTML है, उसके कितने अच्छे अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको। अगर कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो उसके अंदर सीपीपी में बंदा कोड करके दिखा रहा है, तो आपको वो वाला भी झंझट नहीं है कि सीपीपी में कोड देखा, मेरे को लॉजिक समझ के खुद से मेरे को दूसरी लैंग्वेज में करना है। बहुत बार क्या होता है, मैंने मान लो स्ट्राइवर की वीडियो खोली, मैंने देखा स्ट्राइवर ने किस तरह से अपना DFS लगाया, बस अब अगली बार जब मैं कोड करने बैठूंगा मेरे को लाइक दिमाग में स्ट्राइवर वाला ही कोड आ रहा है, मेरे को सोचना भी नहीं पड़ रहा, सीधा का सीधा याद ही हो जाए चीज। वो वाला चीज भी अगर सीपी में कर रहे हो ज्यादा अच्छा चांस है, लेकिन रस्ट वगैरह में जितनी यूज में नहीं आती लैंग्वेजेस इस चीज के अंदर सीपी में, उसमें चांस कम है। और स्पीड का मेरे को नहीं पता कि रस्ट की कैसी स्पीड है, बट प्रोबेबली C++ से स्लो ही होगी, और C में तेज लैंग्वेज चाहिए रहता है। Any more questions you want, you can ask. ओके, तो बॉटम लाइन हमारी यही होगी कि मतलब अगर हमें कॉन्टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो हमें एक पहली चीज रोज कॉन्टेस्ट देना है कंसिस्टेंटली, राइट। दूसरी चीज हो गई कि हमें जो ये क्वेश्चंस तो नहीं बन पा रहे हैं उस क्वेश्चंस को हमें अब सॉल्व करना है, दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी चीज ये हो गई कि हमें भटकना नहीं, हमें मल्टीपल रिसोर्स नहीं करना। हमें अगर एक रिसोर्स हमने पकड़ लिया तो उसी पर टिके रहना, अगर वो रिसोर्स जेन्युइन है कई सारी रिसर्च करने के बाद। अपना जो कॉन्टेस्ट वाला पार्ट है ना, लाइक काफी लोग कहते हैं कि सारे कॉन्टेस्ट देने हैं,
मैं तो वैसे नहीं देता, और मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्टेस्ट दे रहे हो आप। मेन पार्ट क्या है कि आपको जितने क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, लाइक आपको अगर एक्सपर्ट बनना है, आपको 3 क्वेश्चंस करने मस्ट हैं, तो 3 जरूर कर रहे हो, चाहे कॉन्टेस्ट के बाद कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और टाइम को नोटिस करते हुए कर रहे हो कि मतलब जिस तरह कॉन्टेस्ट में बैठ के करते हो उसी तरह से कर रहे हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेस्ट के टाइम या कॉन्टेस्ट के बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने कुछ कॉन्टेस्ट दे रखे हैं, क्योंकि आपको प्रेशर हैंडलिंग की आदत तो हो चुकी होगी अगर आपने कुछ दे रखे हैं ऑलरेडी, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। राइट राइट। एक क्वेश्चन एक फिर से है, वेट अ सेकंड, आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ लोग के पता नहीं माइक या नेटवर्क इश्यूज हैं, तो इसकी वजह से वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे हैं। If a question comes and you think I don't know the concept or I don't know SQL, what to do in a live contest? अच्छा, लाइव कॉन्टेस्ट में अगर समझ नहीं आता फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। उस केस में तो कुछ अगले नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा फिर आप अगले प्रॉब्लम को देख सकते हो, और वो भी नहीं आ रहा तो बस अपना कॉन्टेस्ट बंद करके अपना काम कर सकते हो। one thing I'm one sorry मतलब लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना पहले सोचने में। हाँ, वन थिंग मैं ऐड कर सकता हूँ कि अगर आप 30-40 मिनट्स दे रहे हो और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको उसके, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तब फिर आप कॉन्टेस्ट के बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हो। राइट। हाँ, कॉन्टेस्ट के बाद जरूर देखना, लेकिन ये बात समझ थी। और एक सेकंड क्वेश्चन है एक दूसरे बिगिनर जो इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, उसने लिखा है, हेलो ब्रदर, आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एक्चुअली आई लर्न द बेसिक्स ऑफ C++, आई वांट टू स्टार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, सो व्हिच प्लेटफॉर्म शुड आई चूज फर्स्ट, लीड कोड और एनी अदर? शायद हम ये डिस्कस कर चुके हैं बट स्टिल वी कैन एक्सप्लेन हिम। मैं तो लीड कोड प्रेफर करूंगा अगर आपने सिंटेक्स वगैरह आते हैं, एंड इन केस अगर आपको भी सिंटेक्स भी ढंग से नहीं आते तो हैकर रैंक पे जा सकते हो। उसके पहले लीड कोड के पहले हैकर रैंक पे जा सकते हो, इन केस अगर अभी बिल्कुल नए हो, लैंग्वेज पे भी नए हो। बट जैसा उन्होंने कहा कि अपना बेसिक्स कर रखे हैं तो आप लीड कोड पे आ सकते हो, और स्ट्राइवर की A to Z शीट है उसको स्टार्ट कर सकते हो, या चाहो तो लगभग वाली शीट भी स्टार्ट कर सकते हो एकदम बेसिक लेवल पे। जब थोड़ा आगे आ जाओ तो उसके बाद मैं स्ट्राइवर वाली जरूर कंप्लीट करता हूँ। राइट। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आस्क हो चुके हैं, there is no more people and we have already discussed how to be a 5-star coder, what are the tips and tricks, क्या mistakes beginner करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं आई थिंक। तो या लेट क्लोज द सेशन। या इट्स गुड टू हैव यू राघव, बहुत अच्छा लगा आपने आया और अपनी एक्सपर्टीज दी। थैंक यू। राइट राइट।